friends, welcome to Dakshina classroom. Myself सूर्य प्रकाश रंगी, your physical chemistry teacher. बच्चों, अब तक हम 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसेस स्टेट, जिसमें हमने आइडियल गैस और रियल गैस कवर किया था। बच्चों, आई होप अभी तक जो भी आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उनको आप रेगुलरली बेसिस पर जैसा आपको शेड्यूल गिवन है वैसे वैसे आप उनको व्यू कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आप सब ये काम तो कर ही रहे होंगे और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। जो क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में करा रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो होमवर्क आपको मिल रहा है रेगुलर बेसिस पर उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा ये रेगुलर बेसिस पे कवर करना बहुत ही जरूरी है। बैकलॉग अगर आता है तो उसको कवर करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, बहुत से बच्चों को क्या होता है, बैकलॉग आ जाता है तो बैकलॉग के चक्कर में क्या करते हैं, जो करंट चैप्टर चल रहा होता है उसको स्किप करके पहले बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो करंट चल रहा है उसको भी कवर करें, प्लस थोड़ा थोड़ा बैकलॉग को भी कवर करते जाएं। ठीक है, अगर किसी के बैकलॉग हो गया है तो ठीक है, अगर बैकलॉग नहीं हुआ है तो करंट के साथ जो पुराने आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए। ये डेफिनेटली आपको रेगुलर आपको 1 घंटा तो अपने रिवीजन के लिए बचाकर रखना ही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आपको बिल्कुल लगाने हैं और आप डेफिनेटली लगा सकते हैं। यंग ब्लड है, वार्म ब्लड है तो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने शुरू से जब लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो पॉसिबल रहता है कि जो नए बच्चे हैं जो 10 से 11 में माइग्रेट हुए हैं या जो 13th वाले, दोनों के लिए बात करूंगा, जो 13th वाले स्टूडेंट है, होता यह है कि जो 13th वाले हैं उन्होंने भी पहला इस लेवल का स्टडी नहीं किया होता है और जो 11th वाले हैं उन्होंने भी 10th में इस लेवल का स्टडी नहीं किया होता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको कोई वीडियो 1 से 2 बार भी देखना पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, यूट्यूब में फंक्शन अवेलेबल है, आप उसको स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी कि मुझसे नहीं हो रहा है। ये अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो माइंड में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लानी है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 बातें कहूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं प्यारी प्यारी लाइन के साथ, मोटिवेटेड लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। जो 13th वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, हम इसको बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, चलिए, आपने स्कूल लाइफ में एक गेम खेला होगा, वो रस्सी वाला। 2 लोग इधर होते हैं और रस्सी को खींचते हैं, राइट। तो सपोज 2 पर्सन है, एक ये टिल्लू जो हमारा हर लेक्चर में आता है टिल्लू, एंड सेकंड है एक चिंटू। ठीक है, ये रस्सी को खींच रहे हैं। ठीक है, हमने इसका कोई मिड पॉइंट दे रखा है, कोई सपोज ये पॉइंट है। ठीक है, कि जितना फोर्स ये इधर से ये बंदा लगा रहा है उतना ही फोर्स इधर से ये बंदा भी लगा रहा है। ठीक है, दोनों के अगर लगने वाले फोर्स बराबर हैं, जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। बट स्टेबल रहने का मीन्स ये है क्या कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। इधर से ये जितना पावर लगा रहा है उतना ही पावर ये लगा रहा है, राइट। बट दोनों का पावर बराबर है, तो ये पॉइंट क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ है। ठीक है, बट रुका हुआ इसका मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई पावर नहीं लगा रहा है, दोनों ही पावर लगा रहे हैं, दोनों का पावर बराबर है, इसलिए रुका हुआ है। तो हम इसको एक छोटा सा बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर है, स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अच्छा, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो नॉर्मल लाइफ में भी इक्विलिब्रियम यानी सिंपली बोलते हैं बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आर्ट और लिविंग का लेक्चर देख के आया हूं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में मैं बुक्स पढ़ता रहता हूं, इसलिए माइंड में ऐसी चीजें आती रहती है कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में भी बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है कि आपको, अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं, आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, होमवर्क भी मिल रहा है, रिविजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारे काम है, बट उसका मैनेजमेंट, उसको आप टाइम को मैनेज करें, किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ही बैलेंसिंग हम केमिकल रिएक्शन में भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप उन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं
जितना आपको इनपुट दिया जा रहा है उतना आप आउटपुट ले पा रहे हैं, जितना इनपुट आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट दे पा रहे हैं, तो मीन्स आपने दोनों चीजों को मैनेज किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो एक ये दोनों बराबर पावर लगा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लें कि सपोज हम एक ओपन कंटेनर में वाटर को हीट करते हैं। ठीक है, चाय तो सबने घर में बनाई होगी, बनाते ही होंगे। ठीक है, घर में जो सबसे बच्चा होता है, गेस्ट आता है तो सबसे पहले उसको ही जाना पड़ता है, माँ बोलती जा बेटा चाय बना के ला। ठीक है, तो हम एक ओपन कंटेनर की बात करते हैं कि ओपन कंटेनर में हम पानी को हीट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, पूरा पानी वेपोराइज हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा अलग कंडीशन लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, कंटेनर को क्लोज कर दिया और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या पूरा पानी वेपोराइज हो पाएगा? यस और नॉट? नहीं। क्या होगा कि यहाँ पे जब वाटर का वेपोराइजेशन होगा तो क्या होगा, जो वाटर का वेपर बनेगा वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा, आपस में कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तो वहां पे क्या होगा, वाटर वापस से लिक्विड वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से वाटर का वेपर में जाने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन। राइट, वेपर का वापस से लिक्विड में आने का प्रोसेस कंडेंसेशन। राइट, तो इनिशियली केवल वाटर प्रेजेंट था, वाटर का वेपर में जाने की जो रेट थी, रेट मींस स्पीड से हम यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि जो वाटर का वेपर में जाने का स्पीड था वो क्या था, इनिशियली फास्ट था। जैसे ही वेपर बना, आपस में कोलिजन स्टार्ट हुआ, कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन स्टार्ट हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ और वाटर में वापस से कंडेंस हो गया। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, ये इवेपोरेशन की स्पीड हाई थी और ये वाली स्पीड कम थी क्योंकि वेपर ही कम बना था। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे जिस पॉइंट से, जिस रेट से यहाँ पे वेपर बन रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यानी वाटर से वेपर बनने का प्रोसेस और वेपर से वापस से वाटर बनने का प्रोसेस दोनों बराबर रेट से हो रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, इवेपोरेशन। अब अगर दोनों बराबर रेट से हो रहे हैं तो इसको हम क्या समझ सकते हैं इससे, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास कुछ मोल्स ऑफ वाटर थे, सपोज इनिशियली 100 मोल वाटर आपने लिए थे। ठीक है, अब इसमें से वेपोराइजेशन हुआ, जब इक्विलिब्रियम आया तब हमें मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आया कि ये मान लेते हैं कि यहां पर 40 मोल वाटर का वेपर फेज में है और 60 मोल वाटर का लिक्विड फेज में। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक, अब अगर यहाँ पे 60 मोल में से 5 मोल लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाते हैं तो क्या होगा कि 5 मोल वेपर फेज में गए तो 5 ही मोल क्या होंगे, लिक्विड फेज में आएंगे। तो यहां से क्या होगा, 5 मोल कम हो जाएंगे बिकॉज 5 मोल वेपर फेज में जा चुके हैं। अब 5 मोल वेपर फेज में गए तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मोल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से 5 मोल वापस से वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ गए तो यहाँ पे फर्दर 5 मोल इंक्रीज हो गए और यहाँ पे फर्दर 5 मोल डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या था, 40 मोल यहाँ पे बच रहे हैं और यहाँ पे इफेक्टिवली 60 मोल बच रहे हैं। मीन्स इससे क्या मीनिंग निकल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो यहाँ पे जितने मोल्स थे और यहाँ पर जितने मोल्स थे वो क्या है, कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से एक पॉइंट ये निकल रहा है, इक्विलिब्रियम का पहला मीनिंग तो क्या है कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, H2O लिक्विड था और H2O गैस बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितने मोल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे हैं उतने ही मोल्स वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं। मींस रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है, लिक्विड से गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, अगर ये दोनों बराबर हैं मींस फॉरवर्ड में जाने का रेट और बैकवर्ड में जाने का रेट क्या होगा, बराबर होगा। यानी इक्विलिब्रियम पे क्या पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो पॉइंट रिएक्शन में, वो पॉइंट जहां पर रिएक्शन के फॉरवर्ड में जाने की रेट बैकवर्ड में जाने की रेट के बराबर हो जाए। अब आप पूछेंगे क्या सभी रिएक्शन में ऐसा होगा? नहीं, किन किन रिएक्शन में होता है वो अभी हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि यहां पे 60 मोल थे इनिशियली, बाद में भी कितने 60 मोल है। यहां पे वेपर फेज में 40 मोल थे, बाद में भी कितने 40 मोल है, यानी यहां पे मोल्स क्या है, कांस्टेंट। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला कि इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, लिक्विड फेज में जितने मोल्स हैं, वेपर फेज में जितने मोल्स हैं वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और क्या पॉइंट निकल सकता है कि यहाँ पे कितने मोल्स थे, 40 मोल्स थे। ये क्या है ऊपर यहाँ पे वेपर, वेपर मींस गैसियस फेज, राइट। वेपर फेज मींस गैसियस फेज, तो वो क्या कर रही होगी, कुछ प्रेशर लगा रही होगी। अगर प्रेशर लगा रही है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो वहां पे जो प्रेशर लग रहा होगा वेपर की वजह से वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो यहां से क्या पॉइंट निकला कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्शन में ऐसा पॉइंट जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे, या फिर हम कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, कंपोनेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। कि उस पॉइंट पर रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इनिशियली 100 मोल थे, जब इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पे इसके 60 मोल बचे, इसके 40 मोल बचे। अगर 60 में से 5 मोल लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे 5 इंक्रीज हो गया। अब बैकवर्ड में भी क्या हो रहा है, 5 वापस से इधर आ रहे हैं, तो इफेक्टिवली क्या, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही हैं, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम क्या, कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट रिएक्शन में, वो पॉइंट जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर कंपोनेंट के कांस्टेंट रहते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और अगर कोई गैसियस कंपोनेंट है तो उनकी वजह से जो प्रेशर लगेगा, बिकॉज मोल्स कांस्टेंट है, तो उस कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर लगेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल देंगे, राइट। ठीक है, तो अब ये अगर हम एक्चुअली देखें तो देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यहाँ पे भी मोल्स कांस्टेंट, और ऐसा लगेगा कि रिएक्शन तो चल नहीं रही है, बट एक्चुअली रिएक्शन चल रही है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो रिएक्शन तो चल ही रही है, रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, ना तो वेपोराइजेशन रुका है ना कंडेंसेशन रुका है, दोनों चल रहे हैं, बट दोनों बराबर बराबर रेट से चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ना तो कोई चेंज दिखेगा ना कोई चेंज दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नजर नहीं आता। ऑब्जर्वेबल चेंज में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं दिखेगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे कोई ऑब्जर्वेबल चेंज आपको नजर आने वाला नहीं है, और ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, रुकी हुई है। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मोल्स अगर कांस्टेंट है तो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, बट एक्चुअली रिएक्शन डायनेमिक नेचर में रहती है, रिएक्शन वहां पे चलती रहती है। जितना फॉरवर्ड में जा रहा है रिएक्शन उतना ही वापस से बैकवर्ड में आ रहा है, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए ऐसा लगता है बट एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह की होती है। दो तरह की रिएक्शन की हम बात करेंगे, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, पहले हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब कौन कौन सी रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं दोनों टाइप ऑफ रिएक्शन का। दो तरह की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th-10th में। इरिवर्सिबल क्या होगा, जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। एग्जांपल देख लें, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, NaCl और AgNO3 रिएक्शन दोनों एक्वस है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, रिएक्ट करके AgCl बना रहे हैं, ये बन रहा है प्रेसिपिटेट, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नीचे सेटल डाउन हो रहा है, ये फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा, तो ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो बैकवर्ड में नहीं जाएगा।
ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक्चुअली होता क्या है ये आपको आयनिक में धीरे धीरे हम बताएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट इसको लेते हैं, HCl और NaOH की रिएक्शन कर दें, NaCl बनता है और H2 बनता है। ये रिएक्शन वापस से बैकवर्ड में नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है ये आप आयनिक में पूरा डिटेल में समझेंगे। रिएक्शन इन ओपन वेसल्स कंटेनिंग गैस, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो ओपन वेसल में होगा तो क्या होगा, गैस बाहर निकल जाएगी। अगर बाहर निकल जाएगी, कंपोनेंट ही बाहर चला गया, तो रिएक्शन क्या बैकवर्ड में जाएगी। अगर यहाँ पे CO2 ही नहीं है बनने के बाद, अगर CO2 ही बाहर निकल जाए तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड अकेला CaCO3 बना पाएगा, नहीं। तो अगर ये रिएक्शन ओपन वेसल में प्रोसीड हो रही है जहां पे कोई गैसेस कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ओपन वेसल में अगर हो रहा है तो अमोनिया और H2S दोनों ही गैसेस फॉर्म में, दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, राइट। अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन उसको सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करिए उस डायरेक्शन की साइड हम एरो को लगाते हैं। सेकंड हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी जा रही है और बैकवर्ड में भी आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। अब अगर यहाँ पे किसी रिएक्शन में गैसियस कंपोनेंट है और आप उसको रिवर्सिबल बैकवर्ड में भी लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को क्लोज रखना पड़ेगा। क्लोज कंटेनर में ही ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। तो अगर CaCO3 से CO और CO2 बन रहा है, अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो CO2 को आपको बाहर जाने से रोकना पड़ेगा। तो कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, अगर ओपन कंटेनर हुआ तो PCl3 और Cl2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंटेनर क्लोज लेना पड़ेगा। तो अगर गैसेस कंपोनेंट बन रहा है तो क्लोज कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई गैसेस कंपोनेंट नहीं है तो ओपन कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, जनरली हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम को दो टाइप से डिवाइड किया हुआ है, या दो टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है यहाँ पे बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के बेसिस पर, और दूसरा है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो अभी हम प्रोसेस के बेसिस पे बात करें कि प्रोसेस क्या है, दो तरीके से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिवाइड करें प्रोसेस के बेसिस पर, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, ऐसा इक्विलिब्रियम या ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे H2O सॉलिड है, H2O लिक्विड है, यहाँ पे दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही रहेगा बट फिजिकल स्टेट चेंज होगी, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O गैस में चला गया है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। सोडियम सॉलिड से सोडियम वेपर में चला गया है, तो यहाँ पे केवल फिजिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं है। ये भी सोडियम एटम था, ये भी सोडियम एटम है, दोनों में कोई फिजिकल केवल केमिकल चेंज नहीं हुआ है, केवल फिजिकल चेंज हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे H2 की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, Cl2 की प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इन दोनों से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट, यानी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। N2 का प्रॉपर्टी अलग होगा, O2 का प्रॉपर्टी अलग होगा, और जो NO बनेगा उसका प्रॉपर्टी अलग है। तो इसका प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। N2 और H2 की फिजिकल प्रॉपर्टी NH3 की फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम उसको बोला जाएगा, राइट। यस, देखिए सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और फेज। फिजिकल स्टेट के बारे में आप जानते हैं, फेज क्या है, एक नया वर्ड आप यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। तो अभी हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर या फेज के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड करते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पर जो भी कंपोनेंट है अगर उन सबका फिजिकल स्टेट सिमिलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। ऑल कंपोनेंट है वो सिमिलर फिजिकल स्टेट, H2 भी गैसेस में, Cl2 भी गैसेस में, HCl भी गैसेस में, तो तीनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सिमिलर। N2 भी गैसेस में, H2 भी गैसेस में, NH3 भी गैसेस में, सभी का फिजिकल स्टेट क्या है, सिमिलर। हो सकता है कंपोनेंट यहाँ पर एक्वस फॉर्म में हो, अगर सभी कंपोनेंट एक्वस फॉर्म में है तो स्टेट क्या बोला जाएगा, सॉरी वो इक्विलिब्रियम क्या बोला जाएगा, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, राइट। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की बात करें,
फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो या फेज डिफरेंट हो। ठीक है, अभी फेज के बारे में बात करेंगे, पहले हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर देख लें। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अगर किसी एक भी कंपोनेंट का डिफरेंट फिजिकल स्टेट आ जाए तो उसे हम हेटेरोजेनस ही बोलेंगे। ठीक है, हो सकता है सभी कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो या किसी एक ही कंपोनेंट का डिफरेंट हो, तो भी वो क्या होगा, हेटेरोजेनस। तो यहाँ पे ये सॉलिड है बट ये गैसेस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस हो जाएगा। यहाँ पर ये सॉलिड है, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड, अमोनिया गैसेस है, ये गैसेस है, तो तीनों का फिजिकल स्टेट सिमिलर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस हो जाएगा। H2O लिक्विड है, ये गैसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। राइट, अब फेस के बारे में बात करें। कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, कार्बन सॉलिड डायमंड, दिखने में दोनों सॉलिड फॉर्म है, बट यहाँ पर दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। तो उसके बेसिस पर अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, स्टेट भी सिमिलर, तो हम क्या बोलते हैं कि सिमिलर फेज बोला जाता है। ठीक है, सिमिलर केमिकल, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो हम बोलते हैं कि उनका फेज सिमिलर है। ठीक है, जो स्टेट होता है वो आप देख के विजुअलाइज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है। बट फेज में आप कैसे देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, हालांकि दोनों सॉलिड है, दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, पर दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग डिफरेंट है। इसकी बॉन्डिंग वीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। राइट, तो दोनों फिजिकल स्टेट सेम होते हुए भी दोनों का फेज डिफरेंट है, तो ये दोनों हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ये आया हुआ है, पूछा गया है और टेस्ट में भी आपको अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अगर दो डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं, आपस में इक्विलिब्रियम है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों का फेज डिफरेंट है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम होंगे। अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो दोनों डिफरेंट एलोट्रोप किस वजह से हुए, अरेंजमेंट की वजह से और बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंस आया। बॉन्डिंग अगर डिफरेंट हो रही है तो वहां पे एलोट्रोप चेंज हो रहा है, एलिमेंट का एलोट्रोप डिफरेंट बन रहा है, तो दोनों सिमिलर एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं बट दोनों की बॉन्डिंग डिफरेंट है, दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होती है। फॉस्फोरस रेड व्हाइट दोनों सॉलिड फॉर्म में है बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो दोनों डिफरेंट फेज वाले होंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी तो वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिएक्शन है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड की रेट के बराबर होना चाहिए। जितने कंपोनेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं उतने ही मोल्स वहां पे, अगर एक एक कंपोनेंट है, जैसे हमने वाटर की बात की थी, वाटर लिक्विड से वेपर में जा रहा है। ठीक है, तो जितने लिक्विड से वेपर में गए उतने ही वेपर से वापस लिक्विड में आ रहे होंगे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने बात किया था मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या था, कांस्टेंट था। अगर वहां पे कोई गैसेस कंपोनेंट है तो प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हालांकि धीरे धीरे ये चीजें आप समझने लगेंगे तो अभी परेशान मत होइए, जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा, रन करेगा, चीजें आपको बिल्कुल फेमिलियर होती जाएगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के बराबर होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर, वो सब क्या होते हैं यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो इक्विलिब्रियम होता है, अगर रिएक्शन में कोई गैसियस कंपोनेंट है तो इक्विलिब्रियम केवल क्लोज कंटेनर में भी अचीव हो सकता है। अगर कोई गैस बनी और वो बाहर निकल गई, प्रोडक्ट साइड कोई गैसियस कंपोनेंट है वो बाहर चला गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड में कैसे जाएगी, क्योंकि वो कंपोनेंट होगा उससे रिएक्ट करके तो प्रोडक्ट बनाएगी, रिएक्टेंट बनाएगी। जैसे हम बात करें इससे N2 प्लस 3H2 से NH3 बना। ठीक है, अगर NH3 बाहर निकल गया तो वापस से N2 और H2 कैसे बनेंगे, या फिर ऐसे देख लें NH3 से N2 प्लस 3H2। अच्छा, इसको बैलेंस कर दें, अदरवाइज बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बैलेंसिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो बैलेंस कर दो। ठीक है, तो अगर NH3 से N2 और H2 बन रहा है, अगर H2 बाहर चला गया तो N2 किससे रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा, समझ पा रहे हैं। तो अगर रिएक्शन में कोई गैसेस कंपोनेंट है तो रिएक्शन का क्लोज कंटेनर में होना जरूरी है, तो ही इक्विलिब्रियम वहां पर मिल सकता है। अदरवाइज अगर लिक्विड या सॉलिड कंपोनेंट है तो ओपन कंटेनर में भी इक्विलिब्रियम मिल सकता है, बट
गैसेस कंपोनेंट के लिए क्लोज कंटेनर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिखने में रिएक्शन स्टैटिक होती है, लगता है कि रिएक्शन रुकी हुई है इक्विलिब्रियम पर, बट एक्चुअली रिएक्शन रुकी हुई नहीं होती है, डायनेमिक नेचर का होता है, रिएक्शन मूव करती रहती है। ठीक है, तो रिएक्शन डायनेमिक नेचर का होता है, रुका हुआ नहीं होता, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है। अब आप बोलेंगे भाई कि हम कैसे मान लें, कैसे यकीन करें कि ऐसा होता है, डायनेमिक होता है, कैसे यकीन कर लें? ठीक है, तो यकीन करने के लिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने एक कंटेनर में लिया N2 और इसमें मिलाया H2, राइट, ये दोनों मिलाए, जो भी फेवरेबल कंडीशन थी टेम्परेचर प्रेशर का वो इनको प्रोवाइड कराया। ठीक है, इन्होंने रिएक्ट करके बना लिया अमोनिया भाई, राइट। अब यार जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आई होगी तो क्या हो रहा होगा, अगर ये रिएक्शन डायनेमिक नेचर की होगी, चलो पहले मान लेते हैं स्टैटिक है कि इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन रुकी हुई है, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही, ना तो ये रिएक्ट कर रहा है ना ये टूट रहा है। ठीक है, ये सपोज ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा होता तो यहाँ पर ना तो इसका डिसोसिएशन होता, ना इसका डिसोसिएशन होता या ना इसका डिसोसिएशन होता। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता। बट अगर ये डायनेमिक नेचर का हुआ तो डायनेमिक नेचर का मीन्स क्या है, जितने मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड में जाने का रेट होगा, रेट क्या होता है उसको अभी हम आगे समझेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जिस रेट से मूव कर रही होगी बैकवर्ड में भी उसी रेट से मूव करेगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही तो इनके बीच में रिएक्शन हो रही होगी, अगर इनके बीच में रिएक्शन हो रही तो बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो इधर भी बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, इसमें हमने क्या किया, बाहर से कुछ ड्यूटेरियम मिला दिया D2, राइट। अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा होगा तो D2 वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, बट अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो D2 को भी क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, D2 हर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करता है, N2 के साथ भी करेगा, H2 के साथ भी करेगा, राइट, और NH3 के साथ भी करेगा। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वापस से इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वहां पे D2 की वजह से भी कुछ नया कंपोनेंट मिलेगा। तो जब ये रिएक्शन होगा तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, उससे हमें पता लगा कि रिएक्शन डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे D2 मिलाया तो N2, H2 और NH3 के अलावा, N2 तो था, H2 भी था, NH3 भी था, इसके अलावा यहाँ पे मिला D2 ने H2 के साथ भी रिएक्शन किया तो HD बना, राइट। NH3 के साथ भी रिएक्शन किया या N2 के साथ कुछ भी बोल दे, NH3 के साथ रिएक्शन किया तो NDH2 बना, राइट, ND2H बना और ND3 यहाँ पर बना। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन के साथ भी करेगा तो भी यही कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे, या तो ND3 बन जाएगा या NH2 बन जाएगा या NDH2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि जब D2 मिलाया, यहाँ पे इनिशियली कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा था, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी। जब D2 मिलाया तो मिलाने के बाद N2, H2 और NH3 के अलावा ये कंपोनेंट भी यहाँ पर मिले, तो यहाँ से क्या पता लगा कि रिएक्शन दिख रही थी कि स्टैटिक है, बट एक्चुअली वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा था, तभी ये कंपोनेंट यहाँ पर बने। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपने इसमें D2 मिला देंगे तो जो प्रोडक्ट, जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा, उसमें टोटल कितने कंपोनेंट होंगे, 7 कंपोनेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से अचीव हो सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन से। यानी सपोज अगर हम यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप H2 और I2 की रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या बनेगा, HI। ठीक है, अगर आप क्लोज कंटेनर में करा रहे हैं तो। ठीक है, तो H2 और I2 से अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है तो अगर हम HI को डिसोशिएट कर दें तो भी क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड जाओ, किस तरफ से भी जाओ, दोनों तरफ से आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है। इक्विलिब्रियम डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप रिएक्टेंट को रिएक्ट कराओगे तो जो प्रोडक्ट बन रहा है तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, और अगर प्रोडक्ट को डिसोशिएट करोगे तो भी वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि एक पॉइंट हम लेंगे जो हालांकि आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है
और हम उसमें कैटलिस्ट मिला दें, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का। वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है वो धीरे धीरे आप समझेंगे जब आगे वाले टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पे आप जब चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैटलिस्ट एक्चुअली करता क्या है। तो अभी अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है विदाउट कैटलिस्ट और वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है, अगर उसी रिएक्शन में आप कैटलिस्ट मिला देते हैं तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा और इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा जल्दी अचीव करा देता है। कि सपोज मान लीजिए अगर ये वाली रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ये सपोज 30 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है। इक्विलिब्रियम अचीव करने का मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, राइट। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर 30 मिनट में इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें कैटलिस्ट मिला दें, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो सपोज हो सकता है 10 मिनट में ही आपको इक्विलिब्रियम मिल जाए, राइट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। तो अगर इन दोनों को मिलाकर आपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो जब कैटलिस्ट नहीं था तो 30 मिनट में यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला, बट जब आप कैटलिस्ट मिला दोगे तो इन दोनों की हेल्प से हो सकता है 10 मिनट में ही आपको क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करें जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी तो इन दोनों के रिएक्ट करने की रेट क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्शन के फॉरवर्ड में जाने की रेट बढ़ेगी, बैकवर्ड में आने की रेट बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रेट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जल्दी ही रेट फॉरवर्ड, रिएक्टेंट फॉरवर्ड में ज्यादा जा रहे हैं, बैकवर्ड में ज्यादा आ रहे हैं, तो जल्दी ही एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब दोनों रेट आपस में बराबर हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा जल्दी अचीव करा देगा। अब दोनों अगर सिमिलर टेम्परेचर पे आ रहे हैं, तो अगर इक्विलिब्रियम में इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल है, तो जब ये वापस से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में आएगा, तो हमने 2 अलग अलग कंटेनर में रिएक्शन करवाई है, तो जब ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा तो यहाँ भी इसके 2 मोल होंगे, इसके 2 मोल होंगे और इसके 4 मोल रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर दोनों के लिए टेम्परेचर बराबर है तो दोनों के सिमिलर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट टाइम में अचीव हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 30 मिनट में अचीव हो रहे हैं तो इसमें 10 मिनट में ही अचीव हो जाएंगे। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट बढ़ा देगा, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। अच्छा, अगर ये रिएक्शन सपोज इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, उसके बाद हम कैटलिस्ट मिलाएं, तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है उसके बाद कैटलिस्ट मिलाएं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रिएक्शन की रेट को बढ़ाकर इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कराता है। बट अगर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो कैटलिस्ट मिलाने से कोई हमारा फायदा होने वाला नहीं है, या रिएक्शन का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे ली चैटले प्रिंसिपल में, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उसमें आप प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, कंसंट्रेशन चेंज कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट हो जाता है। कैसे अफेक्ट होता है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बट ये पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है जो हम थर्मोडायनेमिक्स से लेने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम पे गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अभी बिल्कुल जो 11th वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल कंफ्यूजन होगा कि डेल्टा जी होता क्या है, तो अभी यहां पर केवल इसको थोड़ा सा याद रखिए, या बोल दें बिल्कुल रट लीजिए अभी, क्योंकि अभी अगर हम इसको समझाने लगेंगे तो हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अभी फर्दर इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसको याद रख लीजिए कि इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायर्ड है, या जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये पॉइंट वहां पर आपको मिल रहे होंगे। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हमने इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की तो वहां पे 2 पॉइंट हमने मेजरली बात किए थे कि इक्विलिब्रियम पे हर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट,
राइट। हर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दूसरा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो उन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल्स कांस्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम इनके मोल्स का इनके कंसंट्रेशन का रेशियो लेते हैं तो कांस्टेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो वही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हम बात करें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है। तो पहले हम यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, उसके बाद उन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो पहले लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली होता क्या है कि पहली बात तो ये लिख लें कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बिल्कुल लिख लें कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, या ऐसा बोले रिएक्टेंट के एक्टिव मास या एक्टिविटी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी कोफिशिएंट है वो उसकी एक्टिविटी के पावर में चला जाता है, ठीक है। हालांकि शायद आपको लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, बट ये बिल्कुल इजी है। क्या मीन्स है, तो पहले तो एक्टिव मास और एक्टिविटी की बात करें। एक्टिव मास क्या होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है अगर एक्वस सॉल्यूशन तो मोलरिटी होता है, और अगर गैसियस कंपोनेंट है ये पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो एक्टिव मास क्या है यहाँ पे, या तो कंसंट्रेशन है यानी मोलरिटी, या फिर पार्शियल प्रेशर है। एक्टिव मास की हम बात करें, सॉरी एक्टिविटी की, एक्टिविटी को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्टिविटी क्या है यहाँ पे, मोलरिटी विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड वन मोलर, ठीक है। यहाँ पे किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन के लिए। और अगर हम गैसेस कंपोनेंट के लिए बोले तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, राइट, यानी 1 atm, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिव मास होता है वो मोलरिटी होती है, अगर यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, और अगर गैसेस कंपोनेंट है तो पार्शियल प्रेशर होता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो गैसेस कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर होता है और एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या होता है, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलरिटी 1 मोलर के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी सपोज 5 मोलर है, सपोज किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी 5 मोलर है, तो 1 मोलर के रेस्पेक्ट में वो कितना हुआ, 5 टाइम। तो एक्टिविटी क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, अगर किसी गैस का प्रेशर सपोज 2 atm है, तो 1 atm के रेस्पेक्ट में वो कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, राइट। तो यहाँ पे मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर का अगर आप फिक्स स्टैंडर्ड के साथ रेशियो ले रहे हो तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये मोलरिटी 5 है तो ये क्या होगा, 5 मोलर, और अगर प्रेशर है 2 atm तो ये क्या होगा, 2 atm। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, मोलरिटी के रेस्पेक्ट में 5 मोलर को 1 मोलर के साथ रेशियो लिया तो 5 आया, पार्शियल प्रेशर 2 atm के साथ 1 atm का रेशियो लिया तो 2 आया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। डिफरेंस क्या है कि जब आप एक्टिव मास की बात करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ यूनिट होती है, और जब एक्टिविटी की बात करेंगे तो वो यूनिट प्लेस होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, ठीक है। कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है एक्टिविटी और एक्टिव मास में। एक्टिव मास विद यूनिट होता है और एक्टिविटी यूनिट लेस होती है, क्लियर। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। हमने क्या बोला है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि जो भी रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और जो भी कोएफिशिएंट है वो उस कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम रेट की बात करें
रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, बैकवर्ड में जा रही है। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये होंगे और बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट सीओडी हो जाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर फॉरवर्ड किसके प्रोपोर्शन होगा? एक्टिविटी ऑफ ए, स्मॉल ए से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिविटी ऑफ ए और जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, और एक्टिविटी ऑफ बी जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? एक्टिविटी की जगह आप एक्टिव मास भी ले सकते हैं, बट उसमें फिर यूनिट आपको यूज में लेनी होगी मोलरिटी या पार्शियल प्रेशर का यूनिट जो भी होगा, ठीक है। अभी धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? के एफ एक्टिविटी ऑफ ए पावर स्मॉल ए, एक्टिविटी ऑफ बी पावर स्मॉल बी। जो यहाँ पे के एफ है वो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात की। अगर हम बैकवर्ड के लिए बात करें तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बैकवर्ड क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू बैकवर्ड में रिएक्टेंट कौन है? सी एंड डी, एक्टिव मास ऑफ सॉरी एक्टिविटी ऑफ सी पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी पावर स्मॉल डी। जो भी कोएफिशिएंट है वो कहां पे पुट करना है आपको? पावर में पुट करना है। ये क्यों होता है? ये जब आप नेक्स्ट ईयर काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर आपको क्लियर होगा, ठीक है। बट ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए अभी हम इसको डेप्थ में पढ़ने वाले नहीं है। हम केवल यहाँ पे इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जितना यूज है उतना ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट लगाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के बैकवर्ड एक्टिविटी ऑफ सी पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी पावर डी। तो यहाँ पे के बी क्या होगा? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। तो आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मिला, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मिल गया। अब हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है, इसे नोट कीजिएगा। तो अब हम यहां से क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तो जो हमने पढ़ा है ये क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है? उसकी एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी कोएफिशिएंट होते हैं वो कहां पर पुट किए जाते हैं? उसकी पावर में पुट किए जाते हैं, राइट। तो बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? आर एफ इंटू एक्टिविटी ऑफ ए पावर स्मॉल ए, एक्टिविटी ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ये जो अंदर के स्मॉल ए लिखा है वो क्या है? एक्टिविटी है, और जो ये स्मॉल ए लिखा है वो क्या है? कोएफिशिएंट है, ठीक है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये किसके इक्वल होगा? रेट सॉरी यहाँ पे आएगा के फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एक्टिविटी ऑफ ए पावर ए, एक्टिविटी ऑफ बी पावर बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड एक्टिविटी ऑफ सी पावर सी एंड एक्टिविटी ऑफ डी पावर डी, राइट। दोनों कांस्टेंट को एक साइड ले लें। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड किसके इक्वल होगा? एक्टिविटी ऑफ सी पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी पावर डी अपॉन एक्टिविटी ऑफ ए पावर ए एंड एक्टिविटी ऑफ बी पावर बी, राइट। तो यहाँ पे ये के फॉरवर्ड के बैकवर्ड दोनों क्या है? कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को रिप्लेस करके एक नया कांस्टेंट हम यूज में लेते हैं के, जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं, ये दोनों भी कांस्टेंट है, के फॉरवर्ड भी कांस्टेंट है, के बैकवर्ड दोनों कांस्टेंट, तो इनका रेशियो भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। दूसरा इक्विलिब्रियम पे
यहाँ पे एक्टिविटी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो उनका एक्टिविटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप एक्टिविटी यूज में लेते हैं तो एक्टिविटी क्या है, यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी यूज में ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, राइट। और अगर आप यहाँ पे एक्टिव मास यूज में ले रहे हैं, एक्टिव मास मींस अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मोलरिटी, और अगर गैसेस कंपोनेंट है तो पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे इफ एक्टिव मास इज यूज्ड, तो एक्टिव मास यूज में लेंगे तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। अब इन दोनों में आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी जब निकालें तो क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को 1 मोलर से डिवाइड कर रहे हैं या पार्शियल प्रेशर को 1 मोलर से 1 एटीएम से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस किसका होगा, केवल यूनिट का डिफरेंस होगा। ये सभी यूनिट लेस है बट इसका यूनिट कुछ ना कुछ होगा। अगर यहाँ पे मोलरिटी है तो मोलर मास, सॉरी अगर कंसंट्रेशन है तो मोलरिटी, और अगर प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर, तो इनका कुछ ना कुछ यूनिट होना पॉसिबल है। तो अगर आप एक्टिव मास ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ ना कुछ यूनिट हो सकता है, और अगर आप पार्शियल प्रेशर सॉरी एक्टिविटी यूज में ले रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट लेस होगा। तो जब आप एक्टिविटी यूज में ले रहे हैं is used, then equilibrium constant represented by K नॉट, K नॉट। तो अगर एक्टिविटी आपने यूज में लिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, K नॉट को, और K नॉट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, राइट। अब चलिए इसमें बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या मिला, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या मिला, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। सी क्या था, रिएक्शन में प्रोडक्ट था, डी भी क्या था, प्रोडक्ट था, ए भी क्या था, प्रोडक्ट था, सॉरी रिएक्टेंट था, और बी क्या था, बी भी रिएक्टेंट था, ठीक है। तो ये एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो कहां पर पुट करने हैं, आपको पावर में पुट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्टिव मास, राइट, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। अब एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन भी यूज में ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी यूज में ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। इफ एक्टिव मास इज मोलरिटी then equilibrium constant is known as Kc। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को। और दूसरा इफ एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर then equilibrium constant is known as Kp। P किसके लिए, प्रेशर के लिए, K किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, Kc एंड Kp। अगर आपने एक्टिव मास कंसंट्रेशन लिया है तो वो Kc होगा, और अगर एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर लिया है तो वो Kp होगा, राइट। अब एग्जांपल देख लें कि सपोज कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन ले लेते हैं, राइट। तो अगर हमें Kc यूज में लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन यूज में लेना है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोलरिटी। अच्छा, जब हम मोलरिटी लिखते हैं या एक्टिव मास लिखते हैं, तो जब एक्टिव मास लिखा जाता है तो इसमें मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका भी मोलरिटी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे, और पार्शियल प्रेशर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
जिसका भी पार्शियल प्रेशर है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। कैसे? अगर ए की मोलरिटी हमें लिखनी है तो ए का एक्टिव मास, राइट, तो ये ए को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलरिटी ऑफ ए। और अगर पी के सबस्क्रिप्ट में आप ए लिख रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, तो अभी हम केसी की बात करते हैं। केसी का मीन्स आप यहाँ पे सबके एक्टिव मास को किस टर्म में लिखेंगे? कंसंट्रेशन की टर्म में, मींस मोलरिटी की टर्म में। तो क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी कोफिशिएंट है वो कहां पर जाने वाले हैं? पावर में। तो एक्टिव मास ऑफ सी, इसका कोफिशिएंट क्या है? पावर सी। एक्टिव मास ऑफ डी, पावर डी, राइट। तो यहाँ एक्टिव मास ऑफ ए, पावर ए, एंड एक्टिव मास ऑफ बी, पावर बी, राइट। तो ये सब क्या हो गया? यहाँ पे केसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब केपी की बात करें, इसे नोट कीजिएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। केपी की बात करें तो केपी पहली बात तो आप कब निकालेंगे? जब गैसियस कंपोनेंट है तो ही आप वहां पे केपी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ए पावर, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, राइट। सभी गैसेस कंपोनेंट है। तो जब आप यहाँ पे केपी लिखेंगे तो पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं सबका पार्शियल प्रेशर पुट करें। तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में पुट कर दें। ये क्या है? सी, इसके लिए लिखा गया है जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, सॉरी जो भी प्रोडक्ट होगा, और स्मॉल सी यहाँ पर पावर में लिखा गया है, वो कौन सा है? ये कोफिशिएंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पावर डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पावर ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पावर बी, राइट। तो ये हो गया केपी, राइट। तो जब आप केसी लिख रहे हैं तो वहां पे हर कंपोनेंट का कंसंट्रेशन यूज में लेना है, और अगर आप केपी लिख रहे हैं तो वहां पे हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर यूज में लेना है। तो ये तो आपने किसकी टर्म में लिखा? एक्टिव मास की टर्म में। एक्टिव मास ऑफ सी, पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी, पावर डी, एक्टिव मास ऑफ ए, पावर ए, एक्टिव मास ऑफ बी, पावर बी। अगर एक्टिव मास कंसंट्रेशन है तो उसको केसी बोल रहे हैं, और अगर एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर है तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? केपी बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे केसी या केपी का कुछ यूनिट होना पॉसिबल है, बट अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी ले लेते हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा? केसी नॉट। तो एक्टिविटी ऑफ सी, पावर सी, एक्टिविटी ऑफ डी, पावर डी, एक्टिविटी ऑफ ए, पावर ए, एंड एक्टिविटी ऑफ बी, पावर बी। तो यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू सिमिलर होगा, बट यहाँ पे केसी नोट क्या होगा? यूनिट लेस। वैसे यहाँ पे क्या बनेगा? केपी नोट बनेगा। तो केपी नोट में इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पे वैल्यू तो वही होगी, मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू वही पुट करेंगे, कोफिशिएंट वही होगा पावर में, बट यहाँ पर ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि अगर ये सपोज 2 एटीएम है तो 2 एटीएम का 1 एटीएम के रिस्पेक्ट में कितना टाइम से वो आप बताते हैं, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केपी नोट क्या होगा? यूनिट लेस। तो केसी नोट एंड केपी नोट क्या होंगे? यूनिट लेस। क्लियर? तो ये हमने निकाला केसी एंड केपी। ठीक है, एक और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं के एक्स, जहां पे एक्टिव मास की जगह आप क्या ले लेते हैं? मोल फ्रैक्शन, राइट। तो वो भी जनरली नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछा जाए तो वहां पे के एक्स होता क्या है कि अगर एक्टिव मास की जगह मोल फ्रैक्शन यूज में ले रहे हैं तो के एक्स क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पावर ए, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पावर बी। ठीक है, बट जनरली हमें यहाँ पे केसी और केपी का ही कैलकुलेशन आता है, के एक्स का कैलकुलेशन नहीं आता है। बट डिफरेंस कुछ नहीं है, आप वहां पे कंसंट्रेशन की जगह या पार्शियल प्रेशर की जगह क्या टर्म यूज में लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन केपी, केसी एंड के एक्स। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? तो इक्वेशन सेम लेते हैं हम यहाँ पे, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी से यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी बन रहा है, सभी कंपोनेंट गैसेस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहली बात केपी निकालना चाहें तो केपी क्या होगा? केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जो भी कोफिशिएंट होगा कहां पर पुट करना है? पावर में। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, कोफिशिएंट क्या है इसका? सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल डी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए,
एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी, राइट। अब क्या यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर टर्म में मोल फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? अगर आपको याद हो, हमने गैसेस स्टेट में पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर क्या बताया था? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है उसको मोल फ्रैक्शन क्या कर दें, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इनटू पी टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल। तो इन सबको यहां प्लेस कर दीजिए। तो केपी किसके इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी टोटल पावर सी, पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पी टोटल पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल पावर स्मॉल ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल पावर स्मॉल बी। ठीक है, अब पी टोटल यहाँ पे सब में कॉमन है, राइट। तो इधर से पी टोटल बाहर निकाल लें, इधर से भी पी टोटल बाहर निकाल लें, इधर से भी पी टोटल बाहर निकाल लें, इधर से भी पी टोटल बाहर निकाल लें। तो बचेगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी, राइट। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्लियर है क्या है, ये कोफिशिएंट, राइट। बचा क्या, पी टोटल पावर सी इंटू पी टोटल पावर डी अपॉन पी टोटल पावर स्मॉल ए सॉरी स्मॉल डी एंड पी टोटल स्मॉल बी, राइट। अब इन सब का बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है और अगर यहाँ पे रेशियो होता है तो डिवाइड हो जाता है। तो बचा क्या, केपी इक्वल टू के सी पावर सी के डी सॉरी एक्स सी पावर सी एक्स डी पावर डी एक्स ए पावर स्मॉल ए एक्स बी पावर स्मॉल बी इंटू पी टोटल पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, राइट। ये तो शायद क्लियर होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होते तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी और यहाँ पे सी प्लस डी ए प्लस बी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपको पी टोटल। अच्छा, इसको हम क्या ले सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेशियो। तो केपी क्या होगा, के एक्स इंटू पी टोटल, इसकी जगह हम पुट कर दें डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एन क्या पुट किया हमने, सी प्लस डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। तो ये डेल्टा एन पहले समझ लें कि डेल्टा एन क्या है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, गैसियस प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट। तो ये क्या होगा, केपी और केएक्स में रिलेशन मिल जाएगा, केपी इक्वल टू केएक्स इंटू पी टोटल पावर डेल्टा एन। हालांकि इसका यूज बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने रिलेशन देखा है केपी और केएक्स के बीच में। अब नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं हम केपी और केसी के बीच में, जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज में आने वाला है। तो केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। क्या इस पार्शियल प्रेशर में हम कंसंट्रेशन टर्म ला सकते हैं क्या, सोचिए। अब देखिए, आपको क्या बोला था कि जब भी इक्विलिब्रियम आ रहा होगा और जब भी वहां पे कोई गैसियस कंपोनेंट होगा तो इक्विलिब्रियम केवल क्लोज कंटेनर में ही अचीव होगा। तो यहाँ पे इस क्लोज कंटेनर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, राइट। सपोज इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको मोल्स पता है PV इक्वल टू NRT से, तो PV इक्वल टू NRT। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ C निकालना होगा तो मोल्स ऑफ C इंटू RT अपॉन V, पार्शियल प्रेशर ऑफ D निकालना होगा तो मोल्स ऑफ D इंटू RT अपॉन V,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो मोल्स ऑफ ए इंटू RT अपॉन V, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना है तो मोल्स ऑफ B इंटू RT अपॉन V। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम को आप क्या पुट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास, तो क्या होगा एक्टिव मास ऑफ C इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को क्या पुट कर देगा हम, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। तो यहां पर आपको पार्शियल प्रेशर क्या मिल गया, कंसंट्रेशन इंटू RT, कंसंट्रेशन इंटू RT, कंसंट्रेशन इंटू RT और कंसंट्रेशन इंटू RT। ठीक है, अब इन सबको आप इसमें प्लेस कीजिए तो Kp क्या होगा यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT पावर स्मॉल a, सॉरी यहाँ पे स्मॉल d आएगा, जो भी कोफिशिएंट है वही पावर में आता है, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT पावर स्मॉल b। अब यहाँ पे सब में RT कॉमन है तो RT को बाहर निकाल लिया जाए तो Kp क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल C पावर C, कैपिटल D पावर D अपॉन कैपिटल A पावर A एंड कैपिटल B पावर B इंटू RT पावर C इंटू RT पावर D अपॉन RT पावर A इंटू RT पावर B। तो RT पावर C RT पावर D दोनों का बेस सेम है तो C प्लस D, और यहाँ पे A प्लस B हो जाएगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो Kp क्या बचेगा, Kp इक्वल टू C पावर C D पावर D A पावर A एंड B पावर B इंटू RT पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। तो C प्लस D माइनस A प्लस B गैसियस सॉरी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इन दोनों को हटा के क्या पुट कर दें, डेल्टा n। अच्छा यहां से हम Kc की बात करें, Kc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। कंसंट्रेशन तो आप पुट कर सकते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम से, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे गैसियस कंपोनेंट हो, कंसंट्रेशन तो आप दोनों के लिए निकाल सकते हैं, कितने वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो Kp और Kc में रिलेशन है वो आप कब निकाल पाएंगे, जब रिएक्शन में सभी कंपोनेंट गैसियस में, अगर सभी कंपोनेंट एक्वस फॉर्म में है तो उसमें आप प्रेशर डिसाइड नहीं कर सकते। प्रेशर आप कब डिसाइड करते हैं, जब कंपोनेंट केवल गैसियस फॉर्म में है। तो Kp और Kc का रिलेशन हम कब निकाल रहे हैं, जब सभी कंपोनेंट किस में हो, गैसियस फॉर्म में हो। अगर एक्वस फॉर्म में है तो आप वहां पे उसके लिए Kp का एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर तो आप उसका निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पार्शियल एक्टिव मास ऑफ C पावर C, एक्टिव मास ऑफ D पावर D, एक्टिव मास ऑफ A पावर A, एक्टिव मास ऑफ B पावर B, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, Kc। तो क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा n। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। डेल्टा n क्या होगा, स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। तो ये डेल्टा एन आपको मिल गया, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें डेल्टा एन का, अब डेल्टा एन यहां पर क्या हो सकता है, डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस है प्रोडक्ट के जो भी स्टोइशियोमेट्री है, जो भी कोफिशिएंट है, स्टोइशियोमेट्री या कोफिशिएंट लिख दो, बिकॉज यार हमने शायद पहले कोफिशिएंट लिखा था, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, स्टोइशियोमेट्री भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे C प्लस डी माइनस A प्लस B का जो डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, या फिर डेल्टा एन
नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, राइट। तो ये तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। सो अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 हुआ, इफ डेल्टा एन इक्वल टू 0, तो डेल्टा एन को अगर 0 पुट कर दें तो केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन की वैल्यू 0, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इस कंडीशन में केपी का वैल्यू किसके बराबर होगा, केसी के बराबर होगा, राइट। यानी जो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो आप वैल्यू निकालोगे और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकालोगे वो दोनों वैल्यू क्या होगी, सिमिलर ही आने वाली है, ठीक है। सेकेंड, इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, इसका मीन्स पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो, 1 2 3 कुछ भी ले लो, तो केपी का वैल्यू क्या होगा, केसी इंटू आर टी पावर। सपोज हमने ले लिया इफ डेल्टा एन इक्वल टू 2, पॉजिटिव वैल्यू है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो सपोज ये इसको हमने पुट कर दिया 2, अगर 2 पुट किया तो केसी को आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर वो केपी के इक्वल हो पा रहा है। केसी को आर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे के बाद वो केपी के इक्वल हो पा रहा है, तो दोनों में से किसका वैल्यू बड़ा होगा, यहां पर केपी ग्रेटर देन केसी। क्लियर, सिंपल लॉजिक के बेसिस पर है। इफ डेल्टा एन लेस देन 0 और नेगेटिव, तो सपोज मान लो डेल्टा एन नेगेटिव है, -2 है, ठीक है। पॉसिबल है कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 + 2 4, 4 - 4 0 हो जाए। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 3 + 2 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 कितना, +3। तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी पॉसिबल है, राइट। तो अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो केपी इक्वल टू केसी पावर आर टी पावर डेल्टा एन -2। सपोज डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है, -2, तो क्या होगा, केपी इक्वल टू केसी अपॉन आर टी स्क्वायर। तो केसी को आर टी स्क्वायर के डिवाइड करने के बाद यहाँ पे केपी के बराबर हो पा रहा है, मीन्स किसका वैल्यू बड़ा होगा, केसी का वैल्यू केपी से बड़ा होगा। क्लियर, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर डेल्टा एन 0 है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो यहाँ पर किसका वैल्यू बड़ा होगा, राइट। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। इसको आप ठीक से पहले पढ़िएगा, अच्छे से आप केसी का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कीजिएगा, केसी क्या है, केपी क्या है, उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें आपकी कमांड में आने लगेगी, राइट। तो यहां तक आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।